चंद दिन पहले आपने देखा कि यूनाइटेड किंगडम में लंदन में तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। कहते हैं कि 30 लाख लोग सड़कों पर मौजूद थे और वो डिमांड कर रहे थे कि इमिग्रेशन को रोका जाए। यूके का मीडिया रिपोर्ट करता है कि ये यूके की हिस्ट्री में फार राइट का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। एक ऐसा प्रोटेस्ट जो शुरू तो हुआ इमिग्रेशन से, लेकिन वायलेंस में बदल गया, हेट स्पीच में बदल गया और एंटी इस्लाम रिटोरिक में बदल गया। It has to be clear that Islam is our real enemy. We have to get rid of Islam. Islam doesn't belong to Europe. Islam doesn't belong to the UK. Islam, Hinduism, Baha'i, Buddhism, and whatever else you're into are all false. Ban halal, ban burqas, ban mosques, ban temples, ban shrines. We don't want those in our countries because our countries have been built on a religion that founded our great nation. आपने ये देखा कि जो स्पीकर थे उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि लोगों को वापस भेजा जाए, जिन जिन मुल्कों से मुसलमान आए इन्हें वापस भेजा जाए। वेस्ट के अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं है। इसी मजमे से इलॉन मस्क ने भी खिताब किया। अब इलॉन मस्क को इस मजमे से खिताब करने की ज़रूरत थी क्या? क्यों हेट स्पीचेस प्रेजेंट की गई और क्यों वहाँ पर फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ नारे लगे, इसराइल के झंडे नज़र आए और कलमा तैयबा के झंडे नौजुबिल्लाह फाड़े गए? आज यूके में बैठा हुआ देसी ये सवाल करता है कि क्या उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा? ये सारी कहानी चल क्या रही है? एलॉन मस्क को मजमे से खिताब करने की ज़रूरत क्या थी और इस इवेंट का ऑर्गेनाइज़र खुद उसकी तारीख क्या है? ये सब कहानी है क्या? आइए समझते हैं। यूके में जो प्रोटेस्ट अभी आप देख रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का नाम है यूनाइट द किंगडम। एक ऐसा प्रोटेस्ट है जिसका स्लोगन था कि हम अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन के खिलाफ हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरा रिटोरिक चेंज होता रहा और लोग साथ जुड़ते गए। रिपोर्ट्स कहती है कि 30 लाख लोग मजमे में शामिल थे, लेकिन एक्चुअली अगर आप इंडिपेंडेंट मीडिया को देखें तो इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्ट करता है कि 1 से 1.5 लाख थे जिन्हें बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए। और ये ज़ेब दास्तां के लिए इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि इलॉन मस्क की पार्टिसिपेशन मैंडेटरी हो गई थी। इलॉन मस्क का प्लेटफॉर्म एक्स, जिसका पुराना नाम ट्विटर है, ट्विटर ने फार राइट पोस्ट को आगे बढ़ चढ़ कर एक्सप्लेन किया है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको जिसने ऑर्गेनाइज किया उसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। अब ये जब तक आप टॉमी रॉबिन्सन की कहानी नहीं समझेंगे आपको ये पूरी कहानी समझ नहीं आएगी। टॉमी रॉबिन्सन एक ऐसा इंसान है कि जिसको आप एक फार राइट एक्टिविस्ट कह सकते हैं। इस आदमी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंग्लिश डिफेंस लीग और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये माइग्रेंट्स के खिलाफ नहीं थी, ये इस्लामिफिकेशन के खिलाफ थी कि जगह जगह पर इस्लाम नहीं होना चाहिए, मस्जिदें नहीं होनी चाहिए, लीडरशिप के अंदर मुसलमान नहीं होने चाहिए। अगर आप यूके की पॉलिटिक्स अभी उठाकर देखें तो आप ये देखेंगे कि लेबर पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट में है और इस वक्त यूके की पार्लियामेंट के अंदर 25 एमपीज ऐसे हैं कि जो मुसलमान हैं। टॉमी रॉबिन्सन, जिसका असल नाम टॉमी रॉबिन्सन है भी नहीं, इसका असल नाम है स्टीफन लैक्सली लेनिन और कहने वाले कहते हैं कि इसकी तो अपनी मां आयरिश है। यानी आज साउथ एशिया में रहने वाले हम लोग जब भी किसी गोरी चमड़ी को देखते हैं हम कह देते हैं कि ये अंग्रेज है। हर गोरा अंग्रेज नहीं होता। यूनाइटेड किंगडम के अंदर रहने वाले सिर्फ वो गोरे अंग्रेज माने जाते हैं कि जिनकी नस्ल कोकेशियन है, जो 200-200 साल 300-300 साल से अंग्रेज हैं, जिनके आबाओ अजदाद भी अंग्रेज थे। अब अगर एक इंसान पोलैंड से माइग्रेट करके यूके में आके रहना शुरू हो जाए और उसके बच्चे हो जाएं तो वो अंग्रेज नहीं कहलाएंगे, अंग्रेज कहलाएंगे कोकेशियन। सो इस डेफिनेशन के मुताबिक सो कॉल्ड टॉमी रॉबिन्सन खुद भी अंग्रेज नहीं है। टॉमी रॉबिन्सन एक ऐसा इंसान है जो कहलाता तो खुद को जर्नलिस्ट है, लेकिन ये मल्टीपल टाइम्स कन्विक्टेड हो चुका है। इसके ऊपर असॉल्ट के केसेस हैं, हेट स्पीच के केसेस हैं, फ्रॉड के केसेस हैं, इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस हैं और ये जेल टाइम अलग सर्व कर चुका है। टॉमी रॉबिन्सन एक ऐसा इंसान है जिसको इंडिपेंडेंट मीडिया एंटी मुस्लिम बिगेट कहता है और इसकी जो फंडिंग है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से आती है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मिडिल ईस्ट फोरम। ये एक ऐसा इदारा है कि जिसको डैनियल पाइप हेड करते हैं और ये इदारा प्रो इजराइल है, जायनिस्ट है और टॉमी रॉबिन्सन खुद कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है जायनिज्म में। टॉमी रॉबिन्सन इंडियंस के खिलाफ नहीं है,
टॉमी रॉबिन्सन इसराइल के खिलाफ नहीं है, टॉमी रॉबिन्सन यूके में रहने वाले यहूदियों के खिलाफ नहीं है, टॉमी रॉबिन्सन सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है। अब क्या आप इसको इमिग्रेंट्स के खिलाफ होने वाली तहरीक कहेंगे? हरगिज़ नहीं। ये वो तहरीक है जो एंटी इस्लाम है, मुसलमानों के जज्बात के खिलाफ है, मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ है। टॉमी रॉबिन्सन की हिपोक्रेसी तो आपने देख ली। अब कुछ वीडियोस दिखा रहा हूं, इसके अंदर प्रोटेस्टर्स की हिपोक्रेसी देखें कि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि हमें माइग्रेंट्स नहीं चाहिए, हमें कोई बाहर का आदमी नहीं चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट के बीच में जब इंसान को भूख लगती है तो वो खाना मांगता है, और खाना खाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? भाजी के स्टॉल पे, समोसों के स्टॉल पे, जिन स्टॉल्स पे पाकिस्तानीज, इंडियंस, बंगालीज खड़े हुए हैं और उनको वो खाना सर्व कर रहे हैं। हमारे लोगों को दिहाड़ी चाहिए, चाहे प्रोटेस्ट के अंदर से मिले, हम दिहाड़ी लगाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, और वो सवाल यह है कि कीयर स्टारमर के खिलाफ, यूके की गवर्नमेंट के खिलाफ, उन्हीं की सड़कों पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? फॉर वन सिंपल रीजन, आज लेबर पार्टी को और कीयर स्टारमर जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें कट टू साइज करने की जरूरत है। उन्हें यह बताना चाहती है दुनिया की एलीट कि जो हम चाहते हैं वो होने दें, वरना मजमा खड़ा है, आपका शहर भी अनसेफ कर देंगे। लेकिन सवाल ये, कीयर स्टारमर ने ऐसा किया क्या है कि ये सब करने की जरूरत है? फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त यूके के अंदर लेबर पार्टी बरसर इक्तदार है, और लेबर पार्टी को हमेशा प्रो इमिग्रेशन या लेफ्टिस्ट पार्टी कंसिडर किया जाता था। लेकिन कीयर स्टारमर ना लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है, ही इज अ सेंट्रिस्ट, और इनका कहना यह है कि कंट्रोल्ड, सिलेक्टिव और फेयर निजाम चलना चाहिए। अगर फलस्तीन को मानने की जरूरत है तो फलस्तीन को मान लेते हैं। अपनी कैबिनेट के अंदर अगर मुसलमान एमपीज को वजारत देने की जरूरत है तो आओ मुसलमान एमपीज को वजारत देते हैं। अगर इस्लामोफोबिया पे बोलने की जरूरत है तो उनको बोलने देते हैं। लेकिन आज की ये स्टारमर को इसलिए कट टू साइज करना जरूरी है क्योंकि 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक हिस्टोरिक विजिट करने वाले हैं यूके का, और यूके के अंदर आकर कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं कि जिसके बाद यूके नहीं रहेगा, कहानी बदल जाएगी। और इससे पहले कि यूके की गवर्नमेंट बैकआउट कर जाए, उनको कट टू साइज करना बहुत जरूरी था। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो यूके में लैंड करने वाले हैं कुछ दिनों में, वो अकेले नहीं आ रहे, और उनके साथ आ रहे हैं एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग, उनके साथ आ रहे हैं ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, और उनके साथ आ रहे हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक। और ये टैग अलोंग्स नहीं है, ये ओलेगार्क्स हैं, ये को आर्किटेक्ट हैं इस पूरे ट्रिप के। अब इस पूरे ट्रिप के अंदर तो बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन 3 मेजर एग्रीमेंट्स हैं जो होने वाले हैं। पहला एग्रीमेंट है एआई एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, और ये प्राइवेट कंपनीज अब यूके का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करेंगी। ओपन एआई और एनवीडिया के बीच में हो गई है पार्टनरशिप एक नए प्रोजेक्ट को लेकर, और उस प्रोजेक्ट का नाम है ब्लिथ। इस प्रोजेक्ट के अंडर नॉर्थम्बरलैंड जो कि यूके का एक एरिया है, वहां पर डेटा सेंटर्स बनने वाले हैं। अब इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए इमेंस एनर्जी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, और यूके का करंट एनर्जी ग्रिड सिस्टम पहले ही स्ट्रेन्ड है, चोक्ड है, और उसके ऊपर ये मजीद प्रेशर डाला जाएगा कि मजीद इसके अंदर डेटा सेंटर्स बनाए जाएं। अब यूके सुनने में तो लगता है कि बड़ी अच्छी बात है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब आप कहानी को कुरेदेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि खुद यूके के एमपीज, यूके के पॉलिटिशियंस, यूके के क्रिटिक्स इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिलेगा, लेकिन सॉवरेनिटी हमेशा के लिए यूएस के पास चली जाएगी। हमारे पास सिस्टम तो होगा, लेकिन हार्डवेयर यूएस के पास होगा। यानी यूं कह लीजिए कि फाइनली वो दिन आ गया है कि चांस है कि अब यूके फाइनली एक कॉलोनी बनने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स की, और इसके ऊपर अगर यूके के पॉलिटिशियंस बोलते हैं तो उनका बोलना बनता है। दूसरा जो मेजर एग्रीमेंट होने वाला है वो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर है, और इसको कहने वाले कहते हैं कि ये न्यूक्लियर एनर्जी का रेनाइसा है। अब इस रेनाइसा के अंदर यूएस और यूके आपस में ये डील करने वाले हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदर न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएंगे, और इस न्यूक्लियर प्लांट की एनर्जी को रूट करेंगे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब यहां पर यूके की तरक्की मकसूद नहीं है, यहां पर चाइना को यह बताना है कि यूके भी अब हमारे कैंप में आ चुका है, यूके भी हमारे कंट्रोल में आ चुका है, तो चाइना की एआई डोमिनेंस अब दुनिया में नहीं चलेगी। देखो, जब हम एआई की बात करते हैं, आपके जहन में पहली चीज आती है चैट जीपीटी के ऊपर होने वाली प्रॉम्प्ट, आपके जहन में ग्रॉक आता है, आपके जहन में मे बी जेमिनाई आता है। AI इज फार फार अहेड देन दिस, क्योंकि AI के ऊपर इतना कुछ होने लगा है आगे चलकर कि आपकी सोच है।
एआई की मदद से एआई के फिक्टिशियस एंड फेक गॉड्स क्रिएट किए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट तीसरा मैटर भी उतना ही जरूरी है एंड दैट इज ब्रॉडर टेक्नोलॉजिकल पैक्ट। इस पैक्ट के तहत क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर यूके का अमेरिका के हाथ में आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप जिनके ट्रेडिशनल एसेट से इस वक्त कहीं ज्यादा हैं उनके क्रिप्टो एसेट्स, अब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूके का क्रिप्टो का हैंडओवर हो रहा है। क्रिप्टो इज बैक्ड बाय एआई और एआई का कंट्रोल यूएस के हाथ में आने वाला है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट मैटर है जो इसी ट्रिप के अंदर होने वाला है, इसी विजिट में हो रहा है, और वो पीटर थिल की कंपनी पैलेंटीर के लिए है। यूके के पास ऑलरेडी 5 आइज इंटेलिजेंस का एक सर्वेलेंस सिस्टम है। ये पूरा सर्वेलेंस सिस्टम अब अमेरिका के अंडर आने वाला है। यानी अमेरिका ये कर रहा है कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस इन तीनों की सर्वेलेंस शेयर्ड इंटेल की बेसिस पर, सिक्योरिटी एनहांसमेंट की बेसिस पर अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगी। यानी यूं समझ लीजिए कि यूके इज फाइनली बिकमिंग अ कॉलोनी और एक सर्वेलेंस स्टेट बनने जा रहा है। ऑलरेडी यूके के अंदर फीसा को लेकर बहुत बहस हो चुकी है। ये उनका वो कानून है कि जो सर्वेलेंस अपने हाथ में रखना चाहता है, और बड़ी हद तक चांस है कि यूके की पार्लियामेंट इन सब चीजों को अप्रूव ना करे। इसलिए कीयर स्टार्मर को इवेंट होने से पहले, ट्रिप होने से पहले, इस विजिट से पहले कट टू साइज करना बहुत जरूरी था। अब यहां पर बहुत से लोग पूछेंगे कि इलॉन मस्क तो ट्रंप से अलग है। आपको लगता है कि इलॉन मस्क ट्रंप से अलग है? ये सिर्फ एक दास्तान है जो आपको सुनाई जाती है। इलॉन मस्क की पार्टिसिपेशन, ट्विटर का ऐसी पोस्ट को पुश करना कि जो फार राइट है, ये साबित करता है कि इलॉन मस्क भी उसी कहानी का हिस्सा है कि आज दुनिया की हुकूमतें नहीं चला रही हैं। आज दुनिया टेक बिलियनर्स चला रहे हैं, ओलिगार्क्स चला रहे हैं, और इनके मकसद में जो चीज़ इनके लिए फ़ायदेमंद होगी वही दुनिया का कंट्रोल इनको देगी, और दुनिया के एलिट्स को ये कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए। इंग्लैंड के पास लेबर शॉर्टेज है, इंग्लैंड को बंदों की फिर भी ज़रूरत है। इंग्लैंड इमिग्रेशन के खिलाफ जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी यूनाइट द किंगडम के नाम से इतना बड़ा एहतजाज और इतना बड़ा अगर प्रोटेस्ट होता है तो आपको ये समझना चाहिए कि सारी कहानी के अंदर, इस सारे प्रोटेस्ट के अंदर इलॉन मस्क और टॉमी रॉबिन्सन सिर्फ एक प्यादे हैं। कीयर स्टार्मर एक ऐसा वजीर है जिसके पास अब कोई चाल बाकी नहीं, जो चारों तरफ से फंस गया। ये जंग किसी और की है, इसमें बदला किसी और से है, और इसमें नुकसान किसी और का है।